हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईएएस विद अरिहंत में। और हमारी एक सीरीज चल रही है जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर के। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक खास बात यहाँ पे देख लेते हैं कि अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से एक बुक लॉन्च करी गई है सामान्य विज्ञान के लिए, जिसमें आईएएस और राज्य पीसीएस के 250 से भी ज्यादा पेपरों का संकलन किया गया है और उनसे मिलने वाले लगभग 3500 से 3600 प्रश्नों को टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज अरेंज करके उनके सॉल्यूशन दिए गए हैं। उसके साथ साथ क्या किया गया है वो सॉल्व करेंगे, इस तरीके से दे रखा है। इसके साथ साथ हर एक क्वेश्चन के बाद अगर कहीं जरूरत पड़ी है तो वहां पे नॉलेज प्लस करके कोई एक्स्ट्रा डाटा है तो वो भी दे रखा है। अब ये बुक आपको खरीद लेनी है, उसकी वजह ये है कि हम लोग जब यहाँ पढ़ेंगे तो जो भी डाटा यहाँ पे ऐड करते चले जाएंगे, उस डाटा को भी आप क्या करिएगा, अपनी बुक में नोट करते जाइएगा, जिससे क्या रहेगा, आपका टाइम काफी बच जाएगा और बार बार नोट्स बनाने की प्रक्रिया से आप बच जाएंगे। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा रहेगी पीटी में उतना ही ज्यादा बेटर है। तो अगर आप इस साल पीटी देने वाले हैं और अपने एग्जाम को धार देना चाहते हैं तो आप प्रीलिम्स पॉसिबल अरिहंत की ये बुक है, इसको जरूर खरीद लीजिएगा। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो टॉपिक है ध्वनि तरंगों से संबंधित। हम तरंगों के बारे में जानते हैं। तो तरंगें असल में क्या होती हैं, किसी भी माध्यम में उत्पन्न विक्षेप को या जो डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है उसको तरंग के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ही ध्वनि भी तरंगे हैं। ध्वनि वैसी तरंगे हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात ये यांत्रिक तरंगों का ही एक विशेष प्रकार होती है। परिभाषा के रूप में इसको देखें तो इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि कंपन द्वारा उत्पन्न श्रवण संवेदना को ही हम क्या कहते हैं, ध्वनि के नाम से जानते हैं। इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और ये क्या होती है, अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंग होती है, अर्थात कभी ये विरल के रूप में और कभी सघन के रूप में चलती है। कभी कण हवा के क्या करेंगे या जो भी माध्यम होगा उसके कण पास पास में आएंगे, कभी वो कण दूर दूर जाएंगे। इसका मतलब जो कणों की वाइब्रेशन करने की जो तरीका होगा वो ये होगा और ध्वनि के चलने का तरीका भी ये होगा। मतलब जिधर ध्वनि चल रही है उसके समांतर दिशा में माध्यम के कण मूव करते हैं, मोशन करते हैं। ठीक है, तो ऐसी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। अगर हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक डेसिबल होता है। डेसिबल क्या है, इसकी तीव्रता को मापने का एक मात्रक है। बात करें हम ध्वनि की विशेषताओं की, तो इसकी विशेषताओं में मुख्य रूप से चार चीजें आती हैं। जैसे प्रबलता। प्रबलता का मतलब होता है ध्वनि का तेज या धीमा होना। ये आयाम पर निर्भर करता है और इसका मात्रक वाट प्रति मीटर होता है। ठीक। तीव्रता की बात करें तो प्रत्येक सेकंड में ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को हम क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। यह वाट प्रति मीटर स्क्वायर होती है। तारत्व की बात करें तो ये क्या है, ध्वनि की पतली होने या मोटी होने को दर्शाता है। पतली या मोटी होने को दर्शाता है, यह आवृत्ति पर निर्भर करता है तारत्व। जैसे पुरुषों की सामान्य रूप से आवाज मोटी होती है तो उनका तारत्व कम होता है, और महिलाओं की आवाज सामान्य रूप से पतली होती है अर्थात उनका तारत्व ज्यादा होता है। मच्छर की पिनपिनाहट की तारत्व ज्यादा है और शेर की दहाड़ की तारत्व कम होती है। इसी तरीके से एक गुण है जिसका नाम है गुणता, क्वालिटी। ये क्या है कि भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों में विभेद। जब हम सुन रहे होते हैं तो हमको, जैसे मान लीजिए शादी में तमाम सारे वाद्य यंत्र बजते हैं तो हमको अलग अलग सुनाई देते हैं। यही गुण कि सभी चीजों को, सभी ध्वनियों को हम अलग अलग पहचान पाते हैं, गुणता कहलाता है। एकल आवृत्ति टोन, अनेक आवृत्ति नोट के ये आधार पर इसको पहचाना जाता है। आगे हम बात करेंगे तो चाल पर किस किस चीज का प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, चाल क्या होती है, ताप के वर्गमूल के समानुपाती होती है। कुल मिला के ऐसे कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो चाल भी बढ़ेगी, ऐसे करके आप मान सकते हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं शुष्क वायु में अधिक होता है ध्वनि की चाल और
वायु के अनुसार क्या होती है, बदल जाती है। अगर वायु मान लीजिए फेवर में चल रही है तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, वायु अगर अगेंस्ट चल रही है तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसके अलावा दाब और आवृत्ति का इस पर कोई असर नहीं होता है। ठीक, अब घटनाओं की बात करें तो ध्वनि का परावर्तन, परावर्तन का मतलब होता है ध्वनि एक सतह से टकराएगी और वापस लौट के चली आएगी, तो इसको ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। और ध्वनि का परावर्तित होने के बाद सुनाई देना क्या कहलाता है, इको या प्रतिध्वनि कहलाता है। एक दीवार से ध्वनि टकराई, वापस हमारे कानों को सुनाई दी, तो हम उसको प्रतिध्वनि कहेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक दीवार से टकराई, वहां से प्रतिध्वनि वापस आई, फिर दूसरी दीवार से टकराई, वहां से प्रतिध्वनि का फिर से परावर्तन हो गया, फिर किसी और सतह से टकराई, फिर उस प्रतिध्वनि का फिर से परावर्तन हो गया, लगातार ध्वनि जब इस तरीके से वापस आती रहती है तो इसको अनुरणन कहा जाता है। मतलब आप इसको सामान्य भाषा में गूंज के नाम से जानते हैं। गूंजने लगती है आवाज जब लगातार प्रतिध्वनि 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 की प्रतिध्वनि बनती चली जाती है, लगातार परावर्तन होता चला जाता है, तो उसे गूंज कहा जाता है। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ध्वनि अगर प्रवेश करेगी तो ध्वनि सीधी ना चल करके क्या हो जाएगी, अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक जाएगी। यह घटना ध्वनि का अपवर्तन कहलाता है। मतलब भिन्न भिन्न तापों पर वायु की भिन्न भिन्न परतों से गुजरने पर ध्वनि का विचलित होना ही क्या है, अपवर्तन कहलाता है। विवर्तन का मतलब होता है अगर किसी तीक्ष्ण किनारे से होके या मान लीजिए किसी कॉर्नर से होके जब ध्वनि गुजरती है तो थोड़ी सी क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, तो ध्वनि का अवरोध से टकराकर मुड़ जाना ही क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन या विवर्तन कहलाता है। और व्यतिकरण की अगर हम बात करें, इंटरफेरेंस की बात करें, तो दो समान आवृत्ति और आयाम की ध्वनि तरंगों का एक बिंदु पर पहुंचने पर ध्वनि का पुनर्वितरण। असल में क्या होता है, ये अध्यारोपित हो जाती हैं। एक तरंग जा रही है और मान लीजिए एक दूसरी तरंग भी जा रही है, तो दोनों तरंगों की जगह पे एक नई तरंग हमको महसूस होगी, जिसे हम अध्यारोपित तरंग या इस घटना को तरंगों का अध्यारोपण कहते हैं। और इसमें ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। तो जहां ध्वनि धीमी होती है वहां और धीमी हो जाती है, और जहां तेज होती है वहां पे और थोड़ी सी तेज हो जाती है। इस घटना को व्यतिकरण के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे ध्वनि के प्रकार। तो ध्वनि के जो प्रकार हैं वो देखिए इस तरह से है। ध्वनि में इंसान के अगर हम कानों की बात करें तो इंसानों का कान 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। तो ऐसी ध्वनि को क्योंकि हम सुन सकते हैं तो श्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसके अलावा 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली जो ध्वनि होंगी, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली ध्वनि, उनको हम पराश्रव्य, परा का मतलब होता है ऊपर वाली, पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। मतलब सुनने की सीमा से ऊपर वाली ध्वनि, मानव का कान इनको भी नहीं सुन पाता है। दूसरी तरफ श्रव्य से जो नीचे वाली होंगी, जिनकी 20 हर्ट्ज से भी कम आवृत्ति होगी, ऐसी ध्वनियों को अपश्रव्य या अवश्रव्य के नाम से जाना जाता है। अप या अव का मतलब होता है कम होना, तो जो श्रव्य से भी कम वाली लिमिट की ध्वनि है उनको अपश्रव्य या अवश्रव्य के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ध्वनि को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। अवश्रव्य ध्वनि या अपश्रव्य ध्वनि, इंफ्रासोनिक की बात करें, इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। मनुष्य के कान या मनुष्य नहीं सुन सकता, मनुष्य तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकता है। भूकंपीय तरंगें होती हैं, वो भी कैसी होती हैं, अवश्रव्य होती हैं। हृदय की धड़कन होती है, वो भी कैसी होती है, अवश्रव्य होती है। और भैया व्हेल मछली, हाथी, गैंडा, ये जो सब होते हैं, ये भी इन ध्वनियों को उत्पन्न भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। पराश्रव्य की बात करें तो 20,000
हर्ट्ज से भी ज्यादा आवृत्ति रखने वाली तरंगों को पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक वेव कहा जाता है। मनुष्य इनको नहीं सुन सकते हैं। ऐसी अगर उदाहरण की बात करें तो ज्वालामुखी विस्फोट से जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, समुद्र की लहरों से जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, वे सभी पराश्रव्य के अंतर्गत आती हैं। इन तरंगों को डॉल्फिन, कछुआ या बैट्स होती हैं, चमगादड़ें होती हैं, वो उत्पन्न भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। कुत्ते भी इनको सुन सकते हैं। इनको उत्पन्न करने के लिए एक तो गाल्टन की सीटी का प्रयोग किया जाता है। अगर मान लीजिए मानव को उत्पन्न करना है तो गाल्टन की सीटी या पीजो इफेक्ट, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के द्वारा इनको उत्पन्न किया जा सकता है। असल में क्या है कि क्वार्ट्ज के क्रिस्टल ले लिए, पत्थर होता है जो कांच जैसा दिखता है, जिसको क्वार्ट्ज कहा जाता है, उसके क्रिस्टल को लेकर के अगर उसके अपोजिट कॉर्नर, जैसे अगर मान लीजिए ये बुक है तो ये क्यूब फॉर्म में है, तो इसके अपोजिट कॉर्नर लेके, इधर से लेकर के और इस वाले कॉर्नर को लेकर के क्या किया जाए, जब इसको दबाया जाता है, फिर ढीला छोड़ा जाता है, फिर दबाया जाता है, फिर इसको लूज किया जाता है, इस तरह से क्या किया जाता है, हम पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न कर सकते हैं। अब इनके इस्तेमाल की बात करने लग जाए, भैया इस्तेमाल कहाँ करेंगे? इस्तेमाल हो सकता है इनका सोनार के रूप में, या धूल हटाने के लिए, पेंटिंग डेंटिंग, ये इन सारी चीजों पे दोबारा से चमक लाने के लिए। सोनोग्राफी में भी इनका इस्तेमाल होता है। सोनोग्राफी वो मेथड है जिसके द्वारा हम शरीर के अंदरूनी अंगों की इमेज प्राप्त कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड नाम से ही हम नॉर्मली उसको जानते हैं, लेकिन असल में जो प्रक्रिया है वो क्या है, सोनोग्राफी कहलाती है। अब श्रव्य तरंगों की बात करें तो श्रव्य तरंगें क्या हैं? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की तरंगें, जिनको मनुष्य का कान सुन सकता है, श्रव्य तरंग कहलाती है। जैसे कंपित डोरिया, लाउड स्पीकर, या हम जो बोल रहे हैं, या जो फोन से जो ध्वनि आ रही है, वो सभी कैसी हैं? श्रव्य ध्वनि के रूप में जानी जाती है। ठीक है। अभी जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था पराश्रव्य का, तो पराश्रव्य के यूज के बारे में, भाई आभूषणों से गंदगी हटाने के लिए, कोहरा हटाने के लिए भी पराश्रव्य का प्रयोग किया जाता है। छोटे मोटे जीव जंतुओं को मारने के लिए भी, कीटाणुनाशन के लिए भी पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जा सकता है। सोनार का क्या है? सोनार में भी पराश्रव्य का ही प्रयोग किया जाता है, और इसके द्वारा समुद्र की गहराई, समुद्र की सतह का मानचित्रण, या ये कहिए कि पनडुब्बियों को दिशा बताने का काम भी पराश्रव्य तरंगें ही करती हैं। चमगादड़ें पराश्रव्य तरंगों का, या चमगादड़ हो गई, या फिर मान लीजिए एक मछली होती है जिसको सूसू के नाम से जाना जाता है, गंगा डॉल्फिन। तो डॉल्फिन मछली हो गई, भाई इसकी आंखें नहीं होती हैं, तो ये मछली भी क्या करती है, इन्हीं तरंगों के द्वारा वो कम्युनिकेट करती हैं, इन्हीं तरंगों के द्वारा वो देखने का काम करती हैं, या ये कहिए अपने रास्ते को पहचानने का काम करती हैं, और इन्हीं तरंगों के प्रयोग के द्वारा वो ये काम भी करती है कि हमारा शिकार कहाँ है और उसको कैसे पकड़ना है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कह रहा है कौन सी तरंगें शून्य में संचरित नहीं कर सकती हैं। तो भाई शून्य में संचरित कौन नहीं कर सकती है? तरंगों के दो प्रकार हमने पढ़े हैं। एक ऐसी तरंगें हैं जो यांत्रिक कहलाती हैं, और एक अयांत्रिक कहलाती हैं। अयांत्रिक तरंगें वो हैं जो शून्य में संचरित कर सकती हैं, बिना माध्यम के चल सकती हैं। तो प्रकाश हो गया, प्रकाश भी क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ऊष्मा है, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक रेडिएशन का ही प्रकार है। ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये भी इसी के तो दो प्रकार हैं, ऊष्मा और प्रकाश। अब बचा कौन सा? ध्वनि। ध्वनि यांत्रिक तरंग का प्रकार है, और यांत्रिक तरंगें वो तरंगें होती हैं जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात ये बिना माध्यम के नहीं चल सकती, नहीं संचरित कर सकती हैं। ठीक है। अभी यहां पे हमने देखा निर्वात में संचरित नहीं कर सकती हैं, बल्कि किसी न किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। और यांत्रिक तरंगों की बात करें तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, ये दो प्रकार की होती है। ध्वनि तरंगें केवल अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है। ये पूरा डिवीजन हमने पिछली क्लास में देख चुके हैं। ये कह रहे हैं ध्वनि तरंगें, कह रहे हैं निर्वात में चल सकती हैं। नहीं भाई, निर्वात में प्रकाश चल सकता है, ऊष्मा चल सकती है, या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल सकती है, लेकिन ध्वनि तरंग तो नहीं चल सकती।
कह रहा है केवल ठोस माध्यम से चल सकती हैं, कह रहा है केवल गैसों में चल सकती हैं, कह रहा है ठोस और गैस दोनों में चल सकती हैं। देखिए अभी जो हमने पीछे एक ग्राफ बनाया था यहाँ पे यांत्रिक तरंग, तो यांत्रिक तरंग का क्या है, दो प्रकार हैं यांत्रिक तरंग के। एक है अनुदैर्ध्य तरंग जिसमें ध्वनि तरंगों को रखा जा रहा है, और एक है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, या तो ठोस में चलती है या द्रव की ऊपर की सतह, बस आप ये मान सकते हैं कि सिर्फ ठोस में चलती है। द्रव की ऊपर की सतह पृष्ठ तनाव के कारण ठोस की तरह व्यवहार करती है तो ये वहां भी चल जाती है। इनकी बात करें तो ये ठोस, द्रव, गैस सब में ये मूव कर सकती हैं अनुदैर्ध्य तरंगें। इसका मतलब ध्वनि तरंगें माध्यम कैसा भी क्यों ना हो, बस माध्यम होना चाहिए, चाहे वो ठोस, गैस, द्रव कुछ भी क्यों ना हो, सब में चल सकती हैं। अब यहाँ पे क्योंकि द्रव का कहीं एग्जाम्पल दे नहीं रखा है इसलिए ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। अगर द्रव भी दे रखता तो उसको भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाता। ऑप्शन अब आपको पता चल गया क्या है इसका। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ध्वनि तरंगें ठोस और गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। इसके अतिरिक्त यह द्रवों में भी संचरित हो सकती है, इनमें भी मूव कर सकती है। ठोसों में इसका संचरण सबसे ज्यादा, मतलब अगर ऐसे कहा जाए तो ठोसों में इनकी चाल क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। उससे कम होती है इनकी चाल लिक्विड में, और उससे भी कम या सबसे कम होती है इनकी चाल गैसेस में। तो गैसों में सबसे कम चाल होती है ध्वनि की, और ठोस में सबसे ज्यादा चाल होती है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है। भाई हमने तरंगों को बांटा था, तो यांत्रिक यांत्रिक तरंग में कौन सी थी, जैसे कि तालाब में उठने वाली तरंग, वो यांत्रिक तरंग का एग्जाम्पल था। ध्वनि यांत्रिक तरंग का एग्जाम्पल था। दूसरी तरफ थी अयांत्रिक तरंग, और अयांत्रिक तरंग के अंतर्गत हमने दो तरह की तरंगों को रखा था, द्रव्य तरंगे मतलब कि मैटर वेव्स, और दूसरी तरफ हमने रखा था ईएम वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंतर्गत गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें और दृश्य प्रकाश, फिर उसके बाद इंफ्रारेड प्रकाश, उसके बाद माइक्रोवेव्स और उसके बाद रेडियो वेव्स को शामिल किया गया था। अब इसमें देखेंगे आप, रेडियो तरंग, एक्स किरण, प्रकाश किरण, ये तो सभी किस में आ गई, ईएम वेव्स में आ गई। ये तो प्रकाश वैद्युत, या ये कह सकते हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत आ गई। ये तो अयांत्रिक का प्रकार है। तो अब जो भी ऑप्शन बचेगा वही क्या होगा, यांत्रिक का प्रकार होगा। यांत्रिक तरंगें उन तरंगों को कहते हैं जिनको चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उनको कहते हैं जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, कह रहे हैं कि भाई इन माध्यमों में उत्पन्न विक्षोभ बिना अपना स्वरूप बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से क्या होता है, अग्रसित होती है, और इनका संचरण केवल ऊर्जा और संवेग भौतिक राशियों में ही संभव हो पाता है। ध्वनि तरंगें क्योंकि क्या होती है, यांत्रिक होती हैं। अब इनको जो माध्यम में गुण चाहिए, माध्यम का गुण क्या चाहिए, माध्यम का गुण, तो माध्यम का गुण है भैया, एक तो उसका क्या होना चाहिए, जड़त्व उसमें होना चाहिए, जड़त्व ज्यादा होना चाहिए। दूसरा गुण है प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता ज्यादा होनी चाहिए। जिस किसी भी माध्यम में जड़त्व और प्रत्यास्थता जितने ज्यादा होंगे, माध्यम वाली तरंगें अर्थात यांत्रिक तरंगें उनमें उतनी ही ज्यादा तेजी से संचरित होंगी, उतनी ही ज्यादा तेजी से चलेंगी। इसका मतलब कि जो ठोस होंगे उनमें जड़त्व और प्रत्यास्थता दोनों ही अपेक्षाकृत रूप से ज्यादा होती है। तो ध्वनि का, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, ध्वनि का वेग ठोस में सबसे ज्यादा होता है। फिर द्रव के लिए जड़त्व और प्रत्यास्थता थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं तो वेग थोड़ा सा और कम होता है। गैस के लिए इनका मान और बहुत कम हो जाता है, तो गैस में देखेंगे कि जो वेग होता है वो बहुत कम हो जाता है ध्वनि के लिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। कह रहा है जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दो राशि, देखिए कभी भी चाहे प्रकाश हो, माध्यम बदलेगा
तो कभी भी आवृत्ति नहीं बदलती, वो प्रकाश के लिए हो चाहे ध्वनि के लिए हो, किसी भी तरंग की आवृत्ति नहीं बदलती है। और अगर हम बात करें तो वेग जो होता है वो होता है आवृत्ति। आवृत्ति मतलब एक सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या और गुणा तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य मतलब एक तरंग जब मूव करती है तो एक चक्कर करने में एक सुरंग से सुरंग, गर्त से गर्त, या विरल से विरल, या सघन से सघन की दूरी को हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य के नाम से जानते हैं। इसका मतलब अगर आवृत्ति चेंज नहीं हो रही है तो बदलता क्या है, वेग बदल जाता है, वेग चेंज होता है और इसकी तरंग दैर्ध्य चेंज हो जाती है, ये बदल जाती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। तो कह रहा है आवृत्ति नहीं बदलती है, तरंग दैर्ध्य नहीं बदलता है, आयाम नहीं बदलता है, चाल नहीं बदलती है, इनमें से कोई नहीं। तो आवृत्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे वो प्रकाश के लिए भी ये बात सही है और ध्वनि के लिए बोले तो ध्वनि के लिए भी ये बात बिल्कुल सही है। तो कह रहा है आवृत्ति ऐसी राशि है जो क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है, और चाल और तरंग दैर्ध्य दोनों क्या हो जाती हैं, बदल जाती है। ठीक है। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, अभी हमने देखा था कि जिसके लिए प्रत्यास्थता का मान ज्यादा होगा, प्रत्यास्थता का मान जिसके लिए ज्यादा होगा, हम ये जानते हैं कि रबर कम प्रत्यास्थ होती है जबकि स्टील अधिक प्रत्यास्थ होती है। तो प्रत्यास्थता क्या होती है, स्टील जैसी धातुओं में ज्यादा प्रत्यास्थता पाई जाती है। उसके बाद जिसमें जड़त्व ज्यादा होगा, जड़त्व का मतलब हो गया एक तरीके से क्या, कणों का द्रव्यमान। तो अब आप देखिए निर्वात में तो कोई कण है ही नहीं तो ध्वनि चलेगी ही नहीं, ये तो ऑप्शन में ही गया। इसमें क्या होता है, वायु में प्रत्यास्था और जड़त्व सबसे कम होते हैं, इसलिए वायु में जो वेग होगा वो कम होगा। उससे थोड़ा सा प्रत्यास्था और जड़त्व पानी में ज्यादा होते हैं, इसलिए जो वेग होगा वो पानी में थोड़ा सा और ज्यादा होगा। इस्पात के लिए हम बात करें, स्टील के लिए बात करें, तो स्टील क्योंकि सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ माना गया है, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ है, तो भैया उसके लिए क्या हो जाएगा, स्टील में या इस्पात में जो वेग होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन दो चीजों पर जो वेग है वो निर्भर करता है, इन दो गुणों पर निर्भर करता है। आगे देखेंगे, द्रवों की प्रत्यास्था अधिक होती है तथा ठोसों की प्रत्यास्था सबसे अधिक होती है, इसी कारण द्रवों में ध्वनि की चाल गैसों से अधिक होती है और ठोसों में यह सबसे अधिक होती है। ठीक है, दो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, जड़त्व और प्रत्यास्था, उसके आधार पर डिसाइड होगा किसी में ज्यादा चलेगी या कम चलेगी। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है। देखिए फिक्स वैल्यू है तो लगभग लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड इसको माना जाता है हवा के लिए। तो आप इस वैल्यू को याद ही कर लीजिए, हवा में इस वेग को इतना कंसीडर किया जाता है। बाकी और चीजों का वेग आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे प्रकाश का वेग हम याद करते हैं तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये क्या है, निर्वात में प्रकाश का वेग। ऐसे ये क्या है, हवा में ध्वनि का वेग। अब ये जो ध्वनि का वेग है इसके आधार पर एक संख्या और आती है, मैक संख्या या मैक करके आएगा। तो मैक क्या होता है, वस्तु का वेग अपॉन हवा में ध्वनि का वेग। ठीक है, अब मैक संख्या के आधार पर वेगों को डिसाइड किया जाता है, जैसे सबसोनिक। सबसोनिक का मतलब हो जाएगा अगर किसी पदार्थ की या वस्तु की स्पीड 1 मैक से कम है तो उसको सबसोनिक स्पीड से चलती हुई वस्तु माना जाएगा। मतलब अगर वो 330 मीटर प्रति सेकंड के वेग से कम चल रही है तो वो सबसोनिक माना जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है भैया कि सोनिक वेग एक होता है, अगर कोई वस्तु
1 मैक की स्पीड से चल रही है, अर्थात 330 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो उसको सोनिक माना जाएगा। यदि अगर मान लीजिए वो 5 मैक से कम चल रही है लेकिन 1 मैक से ज्यादा चल रही है, तो वैसी कंडीशन में इसको सुपरसोनिक कहा जाता है। और अगर मान लीजिए किसी की स्पीड 5 मैक से ज्यादा है, तब इसको क्या कहा जाएगा, हाइपरसोनिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो स्पीड का डिसाइड हम मैक के आधार पर करते हैं, और मैक असल में क्या है, ध्वनि से कोई चीज कितने गुना तेजी से चल रही है, इसी चीज को निर्धारित करने वाली राशि को मैक कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो हमको, क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, तो 330 मीटर प्रति सेकंड होता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखेंगे ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 330 मीटर या 331 मीटर प्रति सेकंड और 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर 344। तो उतना डाटा याद नहीं करना है, बस एक वैल्यू याद रख लीजिए, 330 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अगर हम बात करें जल में ध्वनि का वेग, तो 1498 लगभग 1500 मीटर पर सेकंड, और अगर हम बात करें लोहे में, तो लगभग 6000 मीटर पर सेकंड होता है। ये डाटा ना भी याद करें कोई बात नहीं, बस आप हवा के लिए याद कर लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली जो और एवरेज स्पीड है उसको। अब कह रहा है देखिए, अवरोही क्रम, सॉरी आरोही क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। भाई नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूलों की प्रत्यास्थता नाइट्रोजन गैस के रूप में है, तो गैस में वेग क्या होगा, कम होगा। उससे ज्यादा वेग किसमें होगा, भाई जल के जो अणु है उनकी प्रत्यास्थता ज्यादा होती है, तो जल में वेग ज्यादा होगा। स्टील में प्रत्यास्थता सबसे ज्यादा होती है, इसका मतलब स्टील के लिए जो वेलोसिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो नाइट्रोजन वाला पहला मतलब तीसरा नंबर पहले आएगा, फिर 1वां नंबर बीच में आएगा और दूसरा नंबर सबसे एंड में आएगा। इस तरीके से इसको अरेंज कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेरा माध्यमों में अवरोही जो क्रम हो, सॉरी आरोही जो क्रम होगा, बढ़ता हुआ क्रम, वो क्या होगा, 3-1-2 होगा। ध्वनि की चाल धातुओं में अधिकतम, गैसों में न्यूनतम होती है, इसलिए ध्वनि की चाल स्टील में सबसे ज्यादा होगी और नाइट्रोजन में क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा एक मजदूर रेल की पटरी पर काम कर रहा है, एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरी पर रखकर मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज को सुनता है, तो उसे 2 बार आवाजें सुनाई देती हैं। भाई 2 बार आवाजें इसलिए सुनाई देती हैं कि ध्वनि का वेग हवा में कम होता है और स्टील में ध्वनि का वेग बहुत ज्यादा होता है। तो जब वो स्टील के पास अपना कान लगा करके सुनेगा, तो जैसे ही हथौड़े की चोट उस पटरी पर होगी, तो एक तो स्टील के द्वारा तुरंत उसको आवाज सुनाई दे जाएगी, मतलब पहले आवाज सुनाई दे जाएगी। फिर हवा में जो आवाज है वो थोड़ी देर बाद पहुंचेगी, एक बार स्टील के द्वारा उसको आवाज सुनाई देगी और एक बार हवा के द्वारा उसको आवाज सुनाई देगी। इस वजह से उसको 2 बार आवाज सुनाई देती है। अब यहाँ पे क्या है भाई, इसका क्या कारण है, कह रहा है ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक है। ध्वनि का वेग वायु में इस्पात की अपेक्षा अधिक है, तो उल्टा हो गया। ध्वनि तरंगें रेल की पटरियों के बीच परावर्तित होती हैं, उसके कान ध्वनि स्रोत से भिन्न दूरियों पर है। अब एक ही आदमी के कान अलग अलग कैसे हो जाएंगे, इसका मतलब ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक है, तो एक बार इस्पात की वजह से उसको ध्वनि सुनाई देती है और एक बार हवा की वजह से ध्वनि सुनाई देती है, इसलिए वो 2 बार आवाजें सुन पा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान अगर पटरी पर रख करके सुनता है, तो हथौड़े की आवाज उसको 2 बार सुनाई देती है। इसकी वजह यह है कि ध्वनि वायु और इस्पात दोनों माध्यमों से होकर आती है। इस्पात में क्योंकि चाल ध्वनि की जो चाल है वायु में उससे काफी ज्यादा होती है, जिसके कारण रेल की पटरियों के माध्यम से प्राप्त ध्वनि पहले सुनाई देती है और वायु में संचरित ध्वनि बाद में सुनाई देती है। इस वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है। आगे हम देखेंगे, चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। वजह, भैया चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता है। आपको याद होगा हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था, चंद्रमा पर
जो पलायन वेग होता है वो लगभग 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, और पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पलायन वेग ही वो चीज है जो डिसाइड करता है कि किसी एक जगह पर वायुमंडल होगा या नहीं होगा, किसी प्लानेट या किसी सब प्लानेट या सैटेलाइट पर कोई वायुमंडल होगा या नहीं होगा। चंद्रमा पर क्योंकि पलायन वेग का मान बहुत कम है, इसलिए वहां की सारी हवा क्या हो चुकी है, वितरित हो चुकी है, बाहर भाग चुकी है, वहां कोई वायुमंडल नहीं है। और बिना वायुमंडल के हम जानते हैं अगर कोई माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि एक यांत्रिक प्रकार की तरंग है। यांत्रिक तरंगों को हमेशा मूवमेंट के लिए एक माध्यम चाहिए ही चाहिए होता है, क्योंकि वहां पे कोई हवा जैसा माध्यम अवेलेबल नहीं है, इसलिए वहां पे बात नहीं करी जा सकती है, वहां पे बातें नहीं सुनी जा सकती है। हाँ, सूट अगर पहन रखा है तो सूट के अंदर हम बोलेंगे, दूसरे ने भी सूट के अंदर मशीन लगा रखी होगी तो वो एक अलग तरीका है। नॉर्मल कम्युनिकेशन वहां पॉसिबल नहीं होता है। चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं? नहीं। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, मतलब कोई माध्यम ऐसा नहीं है जिसमें ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके, तो ये सबसे सटीक आंसर है। चंद्रमा पर वो विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं। अरे स्पेशल सूट पहने रहते हैं तब तो वो एक दूसरे की सुन पाते हैं, मशीनों के द्वारा कम्युनिकेट कर पाते हैं, लेकिन नॉर्मल कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। भाई माध्यम ही नहीं है तो चलेगी नहीं, न मंद चलेगी न तेज चलेगी, कैसे भी नहीं चलेगी। इसका मतलब वायुमंडल नहीं है, इसलिए हम वहां पे नहीं सुन पाते हैं। आप देखेंगे दो व्यक्ति आपस में बातचीत को नहीं सुन पाते हैं क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है, जबकि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए वायुमंडल अर्थात एक प्रत्यास्थ माध्यम का होना आवश्यक है। एक ऐसा माध्यम होना चाहिए जिसमें प्रत्यास्थता का गुण हो, जड़त्व का गुण हो, तो ही माध्यम में तरंग आगे बढ़ेगी। अब ये कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और फिर उनमें से कह रहे हैं भाई कौन से सही कथनों का चयन करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है। पहला कथन देखिए, कह रहा है जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है। तो हाँ, ठोसों में सबसे ज्यादा होती है, गैसों में सबसे कम होती है। तो ये कह रहा है ध्वनि की गति कम हो जाती है ठोस से जब गैस में जाएंगे, तो बिल्कुल सही बात। फिर कह रहा है किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं ध्वनि की गति बढ़ जाती है। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ता है तो ध्वनि का वेग भी बढ़ जाता है। इसका मतलब जो थ्योरी है वो कुछ और कह रही है और स्टेटमेंट कुछ और कह रहा है। स्टेटमेंट कह रहा है तापमान कम करेंगे तो ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा, लेकिन है इसका उल्टा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो गया। अब कह रहा है ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्युमिनियम के माध्यम में कम रहती है। भाई एक बात बताइए, एल्युमिनियम तो कैसा है, कांच को अतिशीतित द्रव माना जाता है, और एल्युमिनियम ठोस है, तो ठोसों में जो चाल होती है वो ज्यादा होती है, द्रव या अतिशीतित द्रव में कम होती है। या ये कहिए कि एल्युमिनियम में प्रत्यास्थता ज्यादा होती है, कांच में प्रत्यास्थता उतनी ज्यादा नहीं होती है, इसलिए कांच में कम चाल होगी, एल्युमिनियम में ज्यादा चाल होगी। लेकिन यहां तो उल्टा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी गया। अब जो बचेगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केवल एक ही कथन सही है, उसकी वजह यह है कि भैया ध्वनि की गति कम हो जाती है जब हम गैसीय अवस्था में जाते हैं ठोस में से, क्योंकि ठोस एवं धातुओं की प्रत्यास्थता गैसों से अधिक होने के कारण गैसों की अपेक्षा ठोसों में ध्वनि की चाल अधिक होती है। ये दूसरे और तीसरे इसलिए सही नहीं है क्योंकि तापमान को कम करते हैं तो ध्वनि की गति भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अभी हमने रिलेशन को देखा था, क्योंकि किसी माध्यम में ध्वनि की गति उसके माध्यम के परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। ठीक, और इसलिए तापमान घटेगा तो वेग भी घट जाएगा ध्वनि का। ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्युमिनियम के माध्यम में अधिक रहती है, क्योंकि कांच में जो चाल है वो कितनी है, 3980 मीटर पर सेकंड, और एल्युमिनियम में कितनी होती है, 6420 मीटर प्रति सेकंड। आप इसको ऐसे मान लीजिए कि कांच एक्चुअली ठोस नहीं होता है बल्कि एक द्रव टाइप की चीज है। इसको अतिशीतित द्रव या
हाईली कूल्ड लिक्विड के नाम से जाना जाता है, या ऐसे मान लीजिए कांच की प्रत्यास्थता कम है। एग्जैक्ट वैल्यू याद करने के चक्कर में मत पड़िएगा, बहुत डाटा हो जाएगा। तो बस ऐसे मोटा मोटी अपने दिमाग में याद रखिए चीजों को कि कांच में प्रत्यास्थता कम होती है, इसलिए चाल भी कम होगी। अब कितनी कम होगी वो एक अलग मैटर है। और क्योंकि एल्युमिनियम धातु है, उसकी प्रत्यास्थता ज्यादा होती है, तो उसमें चाल भी ज्यादा होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। कह रहे हैं तापमान बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। तो ये तो अभी हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेग बढ़ता चला जाता है, ये थ्योरी है। ये तो बिल्कुल बात सही है। कह रहा वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। बिल्कुल सही बात है। प्रेशर के साथ ध्वनि के वेलोसिटी का कोई रिलेशन नहीं होता है। असल में v इक्वल रूट E अपॉन डी करके होता है। अगर हम डेंसिटी बढ़ाते जाते हैं तो इलास्टिक प्रॉपर्टी भी बढ़ती चली जाती है। तो जितना रेशियो में हम यहाँ चेंज करते हैं उतना यहाँ भी चेंज हो जाता है। 4 गुना इसको बढ़ाएंगे तो ऊपर भी 4 गुना हो जाएगा। इसका मतलब कोई प्रभाव नहीं होगा। आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये गलत है। आर्द्रता मतलब नमी की मात्रा बढ़ेगी तो ध्वनि का वेग कम नहीं ज्यादा हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से ध्वनि में वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है। भाई वेग क्या था? वेग था लैम्डा गुना आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य गुना आवृत्ति। अब कह रहा है आवृत्ति को चेंज कर दिया गया तो वेग पे चेंज नहीं होगा। तो भाई वो तो होगा। या तो आप ऐसे कर लीजिए कि ए सही है, बी सही है, और फिर हमारे पास जो ऑप्शन बचेगा वो क्या बचेगा? आयाम और आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है। तो आवृत्ति कह रहा है माध्यम, अगर आपको इस तरीके से सोच के चलना है कि माध्यम अगर चेंज हो रहा है तो जो वेग है वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? वेग डिपेंड कर रहा है लैम्डा के ऊपर। तो ये आवृत्ति के ऊपर निर्भर नहीं करेगा, माध्यम जब एक्सचेंज होते हैं तब। अब आर्द्रता वाले केस में हमको पता है कि ये ज्यादा हो जाएगा, पूछा सही नहीं है। सही नहीं वाला केस क्या हो जाएगा? आर्द्रता वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें उल्टा दे रखा है। असल में क्या होता है? वेग बढ़ जाता है। फिर आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम नहीं बल्कि बढ़ जाता है। हम जानते हैं कि ध्वनि का वेग शुष्क वायु में ध्वनि के वेग से अधिक होता है। इसी कारण से वर्षा में वाहनों के हॉर्न की ध्वनि अधिक दूरी तक सुनाई देती है। तो शुष्क हवा में वेग कम होगा और आर्द्र हवा में वेग क्या होगा? ज्यादा होगा। हमको इस तरीके से याद रखना है इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पराधानिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? पराधानिक अभी हमने कहा था सुपरसोनिक, जो 1 से लेकर के 5 मैक की स्पीड से चलते हैं उनको क्या कहा जाता है? पराध्वनिक या सुपरसोनिक जेट कहा जाता है। अब इसकी वजह से क्या होगा भाई? एक तो ये ज्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं। तो ज्यादा ऊंचाई पर असल में क्या है? ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर एक घना हवा का मंडल है जिसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। और क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर एक छोटा सा लेयर है, एक टोटल लेयर है। टोटल लेयर को कहा जाता है समताप मंडल। और समताप मंडल का जो सबसे नीचे का किनारा है या क्षोभ मंडल के ऊपर वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है ओजोन मंडल। मतलब यहाँ पे ओजोन परत पाई जाती है। और जब ये पराध्वनिक जेट चलते हैं तो ये क्या करते हैं? बहुत तरह की ऐसी गैसों का उत्सर्जन करते हैं जिसकी वजह से ओजोन मंडल को क्षति पहुंचती है, अर्थात ओजोन खत्म होती चली जाती है, या ये कहिए कि ओजोन परत में बाधा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए पराध्वनिक जेट या सुपरसोनिक जेट विमान वायु को खींचकर पिछले भाग के दहन कक्ष में ईंधन को जलाकर पीछे की ओर वाष्प गैस की तीव्र धारा में प्रवाहित करते हुए आगे बढ़ते हैं। और इनकी गति क्या होती है? ध्वनि की गति से भी अधिक होती है। असल में क्या होता है? इसके द्वारा ओजोन को जब ये एक तो NOx निकालते हैं, NOx मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्सर्जन करते हैं, प्लस ये कुछ क्लोरीन के एलिमेंट भी छोड़ते चले जाते हैं। क्लोरीन के एलिमेंट क्या करते हैं? ये ओजोन परत को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जो इनका धुआं निकलता है, क्योंकि ये ज्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं तो एग्जैक्ट
ओजोन लेयर में ही अपना धुआं छोड़ते हैं, उस लेयर में फिर ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और क्लोरीन के एलिमेंट को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ओजोन लेयर लगातार क्षय होती चली जाती है, खत्म होती चली जाती है। किसी ध्वनि की आवृत्ति 4 किलो हर्ट्ज है और कह रहा है उसकी तरंग दैर्ध्य 35 सेंटीमीटर है, तो 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो कितना समय लेगी? तो भाई देखिए, कह रहा है कितना समय लेगी, तो समय बराबर होता है दूरी अपॉन चाल। अब दूरी कितनी कह रहा है वो, 3 किलोमीटर की दूरी बता रहा है, तो मतलब 300 मीटर की हो गई दूरी। अब नीचे हम बात करें चाल, तो चाल होती है ध्वनि की चाल बराबर आवृत्ति गुणा वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। आवृत्ति कितनी हो जाएगी भैया, 4, के का मतलब किलो, किलो का मतलब 1000, तो 4000, और ये 35 सेंटीमीटर है तो गुणा कर लेंगे 35, और सेंटीमीटर है इसका मतलब 10 की पावर -2 कर देंगे। अब -2 से इसके क्या हो जाएंगे, 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। अब बाकी जो है 1 जीरो इधर से खत्म हो जाएगा। 300, 35 दूनी 70 और 70 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 2 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आंसर। ठीक है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला है जो आप मैथमेटिक्स में या नॉर्मली पढ़ते हैं कि दूरी बटे चाल। चाल का फॉर्मूला यहाँ पे ध्वनि की चाल का फॉर्मूला है लैम्डा, मतलब कि तरंग दैर्ध्य गुणा आवृत्ति। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, 2.14 सेकंड सॉल्व करने के बाद। ध्वनि का एक अवलक्षण तारत्व है, पिच है, जो निर्भर करता है उसकी तीव्रता पर, गुणता पर। भाई तीव्रता और गुणता तो खुद तारत्व की तरह गुण है ना, तो ये किस पे निर्भर करता है, ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑलरेडी अभी हमने इसको पिछले लेक्चर में जब हमने इसके लक्षणों को पढ़ा था, 4 लक्षणों को पढ़ा था, तो वहां भी इसको थ्योरी में भी देखा था। तो ध्वनि का एक अवलक्षण या एक गुण कह सकते हैं आप, तारत्व है। और तारत्व क्या है, उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये ऐसा गुण है जिससे ये पता चलता है कि कोई ध्वनि मोटी है या पतली है। अगर मान लीजिए कि उसकी आवृत्ति ज्यादा है तो हमको पतली सुनाई देगी, अगर उसकी आवृत्ति कम है तो हमको मोटी सुनाई देगी। अधिक तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति अधिक होती है और कम तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है, कम होती है। मोटी ध्वनि को निम्न तारत्व की ध्वनि और पतली ध्वनि को उच्च तारत्व की ध्वनि कहा जाता है। अभी हमने पुरुषों का एग्जांपल लिया था, मच्छरों का हमने एग्जांपल लिया। मच्छरों की जो ध्वनि की तारत्व होती है वो ज्यादा होती है और शेर की धाड़ की जो तारत्व होती है वो कम होती है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित होती है, ध्वनि के वेग, ध्वनि की तरंग दैर्ध्य, ध्वनि के आयाम। अभी तीक्ष्णता के लिए भी पढ़ा था, तो इसके लिए भी क्या होता है, आयाम के द्वारा निर्धारित ये होती है। ध्वनि की तीक्ष्णता ध्वनि के आयाम द्वारा। ये देखिए बेसिक फैक्ट है, ये ऑलरेडी हमने जब इनको थ्योरी में पढ़ा है, थ्योरी से ही ये लिंक है, बार बार उनको रिपीट किया जा रहा है। तो ये क्या होती है, ध्वनि के आयाम के द्वारा निर्धारित की जाती है, क्योंकि तीक्ष्णता ध्वनि का वह गुण है जिसके आधार पर किसी के कान को ये धीमी या तेज सुनाई देती है। असल में ये आयाम के द्वारा भी निर्धारित होती है, प्लस ये कान की सेंसिटिविटी के द्वारा भी निर्धारित होती है। मान लीजिए ध्वनि खूब तेज है लेकिन किसी का कान बहुत कम काम करता है, कम सुन पाता है, तो उसके लिए वही ध्वनि क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। किसी का कान प्रॉपर वर्क कर रहा है तो थोड़ी सी भी ध्वनि होगी उसको भी वो बड़े आराम से सुन पाएगा। ध्वनि तरंगों के आयाम बहुत बड़े होते हैं तो ध्वनि अधिक या असहन होती है, तथा यदि ध्वनि तरंगों के आयाम छोटे होते हैं तो ध्वनि कम या मृदु होती है। तो ये आयाम पर भी निर्भर करती है, प्लस ये निर्भर करती है हमारे कान की सेंसिटिवनेस पर भी। अब देखते हैं, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, या भूकंप का कांतिमान मापने के लिए, और उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। अब डेसिबल के लिए
अलग अलग होती है। जैसे हम नॉर्मल फुसफुसाहट जब कर रहे होते हैं या पत्तों की जो खड़खड़ाहट की आवाज होती है वो 20 डेसिबल की ध्वनि होती है। अगर ये ध्वनि बढ़ करके या ध्वनि की तीव्रता बढ़ करके 85 डेसिबल से ऊपर चली जाती है तो इसको नॉइस कहा जाता है। और ऐसी ध्वनि के टच में कोई मनुष्य अगर बहुत लंबे समय तक रहता है तो उसमें बहरेपन या डम्बनेस की समस्या हो सकती है या बहरापन पॉसिबल है उसमें। ठीक है। डेसिबल इकाई का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। तीव्रता क्या है? एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित ऊर्जा की मात्रा ध्वनि की तीव्रता कहलाती है। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि स्रोत की शक्ति, श्रोता और स्रोत के बीच की दूरी, छत, फर्श और दीवारों पर होने वाले परावर्तनों पर निर्भर करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की, देखा हो ना, स्ट्रिंग को वो खींचता है, कभी ढीली करता है, कुछ तारों को खींचता है, तो वो ये सारा काम कर रहा है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वो क्या करने की कोशिश कर रहा है भाई? बाकी सारे बजा रहे हैं कहीं अलग और हमारा जो बजाने का साधन है वो बज रहा है कहीं अलग, तो मजा नहीं आएगा ना। तो बाकी के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनके साथ मैच करने के लिए वो ऐसा कर रहा होता है। कह रहा है अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितारे स्ट्रिंग की आवृत्ति को मैच करने के लिए, कह रहा ध्वनि का आयाम, ध्वनि की तीव्रता उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो असल में वो क्या कर रहा है, ऐसा करके क्या करने की कोशिश कर रहा है, अन्य वाद्य यंत्रों की जो आवृत्ति है उसके साथ अपने सितार की आवृत्ति को भी मैच करने की वो कोशिश करता है। इसको आगे देखते हैं। कह रहा है एक संगीत कार्यक्रम में बिल्कुल उसी चीज को एक्सप्लेन किया गया, आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को ठीक करने की कोशिश करता है जिससे आवाज क्या हो, मधुर सुनाई दे। ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपने ध्वनि के बारे में नहीं भी पढ़ा है तो इसको कॉमन सेंस से भी किया जा सकता था कि ऐसा अगर मान लीजिए मैच करने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब सब आवृत्तियों को समान रूप से लाने की कोशिश करी जा रही होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए 100 डेसिबल के शोर का प्रबलता का स्तर संगत होगा। तो क्या सुनाई भर देने वाली आवाज, सुनाई भर देने वाली आवाज तो 20, 30, 40 इतने डेसिबल की होती है। सामान्य वार्तालाप लगभग 45 डेसिबल का होता है। शोर शराबे वाली गली की आवाज से तो भाई वो भी इतना नहीं होता है, मैक्सिमम 85 पर तो शोर घोषित हो जाता है। मान लीजिए 85 होगा। अब बचा क्या हमारे पास, अब एक ही ऑप्शन बचा, यंत्र कारखानों के शोर से। तो ये 100 से लेकर के 110 डेसिबल होता है किसी कारखाने की ध्वनि। कह रहे 100 डेसिबल के शोर का प्रबलता स्तर यंत्र कारखानों के शोर से संगत होगा। सामान्य वार्तालाप 45 से 60 डेसिबल की होती है। 70 डेसिबल की ध्वनि शोर शराबे वाली गली की आवाज से आती है। 85 पे तो पूरा शोर घोषित हो जाता है, हमारे कानों की जो लिमिट है वो आ जाती है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो दो लोग बात करेंगे 100, तो फिर क्या हो गया, एक्सट्रीम लेवल हो गया। दो लोग बात करते हैं तो 30 से लेकर के 60 के बीच में ध्वनि होती है, तो लगभग 60। अभी हमने देखा था ना यहाँ पे 45 से 60 डेसिबल की क्या होती है, प्रबलता होती है। जब सामान्य बातचीत चल रही होती है तो क्या हो जाएगा, 60 डेसिबल हो जाएगा। अगर बहुत धीमे धीमे बात कर रहे हैं तो 30 डेसिबल हो जाएगा। ठीक है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो लगभग 60 डेसिबल की, 45 से लेकर के 60, क्योंकि इसमें 45 ऑप्शन में है नहीं इसलिए 60 डेसिबल हो जाएगा, ध्वनि उत्पन्न होती है। जबकि मंद फुसफुसाहट क्या होती है, 30 डेसिबल की होती है। वैद्युत मोटर, मोटरसाइकिल की जो ध्वनि होती है वो लगभग 110 डेसिबल होती है। जो बाइक चलती है तो बाइक चलते हुए लगभग इतने की ध्वनि उसका साइलेंसर प्रोड्यूस करता है। आगे देखेंगे मनुष्य के लिए शोर की सहसीमा कितनी होती है। तो मनुष्य के लिए शोर की सहसीमा को अभी हमने बात किया था, WHO ने निर्धारित किया है कि 85 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि है वो मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। तो सहसीमा क्या है, 85 डेसिबल है। अब आपको करना क्या है, आप ये जो सामान्य बातचीत, पत्तियों की खड़खड़ाहट कितनी, 20 डेसिबल, फुसफुसाहट की बात करें तो कितनी, 30 डेसिबल, बातचीत की बात करें तो 45 से 60 डेसिबल,
जो ध्वनि में जो गली में जो शोर हो रहा है वो कितना, 70 डेसिबल। और जो हमारा कान सुनने की जो लिमिट है कान के द्वारा वो कितनी है, 85 डेसिबल। और अगर एक कारखाने की बात करें तो कितना, 100 डेसिबल। और अगर हम एक गाड़ी की बात करें तो वो कितना करती है, अप्रोक्सीमेट 110 डेसिबल की ध्वनि को उत्पन्न करती है। तो इस तरीके से एक टेबल बना के आप इसको एक जगह पे लिख लीजिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन दिख रहे हैं बार बार रिपीट होके आ रहा है, तो इसको रट लेना है आपको एक टेबल बना के इस तरीके से। तो मनुष्यों के लिए जो शोर की सह सीमा होती है वो 85 डेसिबल होती है। इससे अधिक प्रबल ध्वनि मनुष्यों के लिए अधिक पीड़ादायक होती है, बहरेपन का कारण बन सकती है। कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित प्रदूषण का स्तर क्या है। सुरक्षित प्रदूषण का स्तर हो गया मतलब लगभग 50 डेसिबल के आसपास की जो ध्वनि होती है उसको हम मान सकते हैं। अब दिन की और रात की लिमिट अलग अलग होती है, लगभग 10 डेसिबल का उसके अंदर भी अंतर पाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर 45 डेसिबल है। 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है, और 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि से व्यक्ति बहरा हो सकता है। ठीक है, इसमें 50 नहीं है, इसमें 45। ये चीज भी आप क्या कर लीजिए, इसी टेबल में शामिल करके उसको, अभी हमने टेबल बनाई थी ना, इसी टेबल में इसको भी शामिल कर लीजिए। 45 वाला क्या हो गया, शहर में सामान्य शोरगुल। इस तरीके से इसको नोट किया जा सकता है। देखिए जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर पर बजाया जाता है तो उनके, भाई कितने भी इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, ध्वनि में एक गुण पाया जाता है जिसको गुणता कहते हैं। उस गुणता की वजह से क्या होता है कि हम अलग अलग ध्वनियों को अलग अलग पहचान सकते हैं। तो ध्वनि की गुणता की वजह से हम ध्वनियों को अलग अलग पहचान सकते हैं। गुणता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके आधार पर दो भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों द्वारा उत्पन्न की गई समान आवृत्ति एवं समान तीव्रता की ध्वनियों में भी अंतर प्रतीत हो जाता है, हम विभेद कर सकते हैं। आगे देखेंगे, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्षों के जो पत्तों की सरसराहट है उसको प्रदर्शित करता है। तो अभी हमने टेबल बनाई थी, उसमें पढ़ा था हमने 20 डेसिबल की जो ध्वनि होती है वो पत्तों की सरसराहट को शो करती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बस ये फैक्ट फॉर्म है, तो एक टेबल बना के एक जगह पे अगर लिख लेंगे तो आपको बार बार रिकॉल करने की, कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। भाई ध्वनि की गति अधिकतम वहां होती है जहां पे प्रत्यास्थता का मान अधिकतम होता है। तो हवा में प्रत्यास्थता का मान न्यूनतम, उससे ज्यादा पानी में, उससे भी ज्यादा ग्रेनाइट में, और सबसे ज्यादा लोहे में होता है। इसलिए जो वेग होगा ध्वनि का वो लोहे में होगा। ऑलरेडी इस फैक्ट को हम जानते हैं कि माध्यम के घनत्व और प्रत्यास्थता से अधिक होती है। तो गति किस पर निर्भर कर रही है, इलास्टिसिटी पर निर्भर कर रही है, और लोहे के लिए इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा है, इसलिए वहां ये फैक्ट भी क्या हो गया है, बार बार रिपीट हुआ है। तो इसमें अगर एक्सप्लेनेशन ना भी देखेंगे आप तब भी आपका काम चल जाएगा। ऐसा बहुत जरूरी नहीं है कि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप देखें, क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है कि चीजों को बस शब्द बदल दिए जाते हैं और तोड़ मड़ोड़ करके प्रश्न फिर दूसरा आयोग क्या करता है उसको प्रेजेंट कर देता है। तो बस आपको एक चीज याद रखनी है, जहां पर प्रत्यास्थता और जड़त्व ज्यादा होंगे वहां वेग ज्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है जब एक टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। भाई देखिए असल में क्या है कि प्रकाश का वेग ज्यादा होता है तो वो पहले दिखाई देना चाहिए, और ध्वनि का वेग कम होता है इसलिए वो बाद में सुनाई देना चाहिए। असल में क्या होता है लेकिन टीवी में ये दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। तो सिंक्रोनाइजर करके एक मशीन होती है, उस मशीन को लगा दिया जाता है जिसकी वजह से टीवी में ध्वनि और प्रकाश एक साथ ही शुरू होते हैं। ठीक है, आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा है जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों साथ साथ शुरू होते हैं, क्योंकि दृश्य पहले प्रारंभ हो जाता है और ध्वनि का वेग प्रकाश से धीमा होने के कारण ध्वनि बाद में सुनाई पड़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऑडियो सिंक्रोनाइजर करके एक मशीन लगा दी जाती है
जिसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, इस त्रुटि को दूर कर दिया जाता है और दोनों एक साथ ही हमको सुनाई देते हैं। ठीक है, तो एक तो इस मशीन का याद रखना है और दूसरा ये याद रखना है कि भले इसमें इस झंझट में नहीं पड़ना है कि भाई प्रकाश का वेग तो ज्यादा है, ध्वनि का वेग कम है, तो इससे कोई फर्क पड़ जाएगा, इस चीज पे हमको ध्यान नहीं देना है। ऑलरेडी ये मशीन क्या कर देती है, सबको सेट कर देती है। आगे देखेंगे ध्वनि की मूलभूत इकाई कहलाती है। ध्वनि की मूलभूत इकाई क्या कहलाएगी, रूप ग्राम, अर्थग्राम, वाक्य विन्यास। अरे भाई ध्वनि की मूल इकाई तो ध्वनि से रिलेटेड होगी ना, तो इसको क्या कहते हैं, ध्वनि ग्राम कहते हैं, जिसको हम इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, सा रे गा मा पा ध नी, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसको द्विटोनी स्केल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ध्वनि की मूलभूत इकाई ध्वनि ग्राम कहलाती है, जिसे स्वनिम भी कहा जाता है। इसके द्वारा भाषा की ध्वनियों की संख्या का नियंत्रण होता है। स्वनिम को ध्वनि ग्राम या स्वन ग्राम आदि शब्दों द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। यह उच्चारण की गई भाषा को नियंत्रित करता है। अब आगे देखते हैं, विस्तृत रूप से प्रयुक्त संगीतक स्वरग्राम, जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं, 7 आवृत्तियों वाला होता है। हाँ, सारे गामा पा ध नी और फिर दोबारा से सा हो जाएगा तो ये 8वां हो जाएगा, इसका मतलब इसमें 7 होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब ये सारे गामा पा ध नी सा आता है तो जो आवृत्ति है वो जस्ट दुगनी हो जाती है, हमको ये याद रखना है। इसलिए इसको द्विटोनी या डबल टोन वाला इसको कहा जाता है। तो अगर हमने एक्स से स्टार्ट किया है तो दोबारा से सारे गामा पा ध नी सा पे आएगा, तो दूसरा जो सा आएगा उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि स्वर सा की आवृत्ति 256 हर्ट्ज होती है और स्वर नी की आवृत्ति 212 होती है। 256 का जस्ट दोगुना क्या होता है, 212 होता है। इसका मतलब दूसरा सा होगा, उसकी आवृत्ति ये होनी चाहिए, तो नी की आवृत्ति तो 212 से कम होनी चाहिए। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गया, हमारा केवल एक स्टेटमेंट सही बचेगा। कह रहे हैं सारे गामा पादनी तो 265, इसमें कह रहा है 256, कहीं से भी शुरू करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 265, 294, 230, ये रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि यहां से चलेंगे यहां तक और दोबारा लौट के आएंगे, तो यहाँ पे अगर x लिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू अगर नहीं याद है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले माध्यम के कण जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, असल में वो दूरी 1/10 सेकंड की होनी चाहिए। अब ध्वनि की चाल क्या है, 330 मीटर प्रति सेकंड है। और भैया अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/10 का, इसका मतलब 33 मीटर बन जाएगी। 33 मीटर बन गई, मतलब ध्वनि यहां से यहां गई, दीवार से टकराई और वापस लौट के आई। तब ये दोनों दूरी, ये x और ये x, 2x कितना निकल के आ रहा है, 2x निकल के आ रहा है 33 मीटर। x कितना निकल के आएगा, 16 दूनी 32, तो 16.5 मीटर निकल के आएगा। अर्थात अगर कहे टाइम में तो 1/10 सेकंड, और अगर कहे डिस्टेंस में तो 16.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए उस दीवार की, जहां से दीवार प्रतिध्वनि होके लौट के आएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रतिध्वनि के लिए वो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। तो 16.5 मीटर होनी चाहिए, उसको हमने कैलकुलेट करके भी देख लिया है। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अनुरणन की बात कर रहा है, मतलब वही गूंज की बात कर रहा है। विशेषता बड़े गिरजाघरों और बड़े धुनों में प्रतीत होती है। हाँ भाई, क्योंकि दीवारों से ज्यादा ध्वनि टकराती है तो उसकी वजह से गूंज पैदा हो जाती है। तो बिल्कुल सही बात है। कारण क्या बता रहा है, कारण बता रहा है कि दीवार, छत और जो धरातल होते, फर्श होता है, उससे ध्वनि लगातार परावर्तित होती रहती है या परावर्तित हो सकती है। तो भाई परावर्तन की वजह से तो प्रतिध्वनि हो रही थी, और प्रतिध्वनि भी परावर्तित जब हो जाती है तो उसी को तो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे गूंज कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। अनुरणन के लिए क्या होता है, ध्वनि का लगातार परावर्तित होना जरूरी है। इसका मतलब इस कथन की यह कारण सही सही व्याख्या भी कर रहा है, सही सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। देखेंगे इसको।
यहाँ पे ये प्रतीत होगी क्योंकि दीवारों, छतों या धरातल से जो ध्वनि है वो लगातार क्या होती जाती है, परावर्तित होती जाती है, और दीवारों से बारंबार परावर्तन के कारण बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। यह बारंबार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बध होता है क्या कहलाती है, अनुरणन कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि होती है? भाई सितार है तो उसमें तार इस तरीके से हिल रहा होगा, इधर भी दीवार है और इधर भी दीवार है, तो जब इस तरह के बंदिश के बीच में कोई ध्वनि चलती है उस ध्वनि को कहते हैं अप्रगामी तरंग। प्रगामी तरंग उसको कहते हैं जो हमने बोला और लगातार ध्वनि आगे की तरफ चलती चली जा रही है, लगातार तरंग आगे की तरफ चलती चली जा रही है, तो ये अप्रगामी प्रकार की होगी। और तार में जो तरंग चलती है वो अनुप्रस्थ प्रकार की होती है, हवा में जो चलती है वो अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है, तो ये कैसी होगी, अनुप्रस्थ और अप्रगामी होगी। मतलब सितार में दोनों तरफ से कसा हुआ रहता है, इसलिए ये क्या होगी, बंधी हुई तरंग होगी, और बंधी हुई तरंग को अनप्रोग्रेसिव वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका भी हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया। अब होगा क्या कि यहाँ पे निश्चंद बनेंगे और प्रस्पंद बनेंगे। निश्चंद क्या है कि भाई एक बार डोरी ऐसे करके ऊपर जाएगी और एक बार क्या होगी, डोरी ऐसे करके इधर आएगी, तो ये जो बीच वाला हिस्सा है या इसको हम कहते हैं एंटी नोड प्रस्पंद, और जो ये हिस्सा है जहां पे दोनों तरंग आके क्रॉस कर रही है उसको हम कहते हैं निस्संद या नोड। तो नोड एंटी नोड के रूप में ये बन जाती है, और इस दशा में डोरी से उत्पन्न स्वरक को मूल स्वरक कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कह रहा है हृदय अपसर्पित आवृत्ति उत्पन्न करता है, तो बिल्कुल ये तो अभी हमने थ्योरी में पढ़ा था। हृदय क्या करता है, 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति उत्पन्न करता है। ध्वनि की गति गैस में द्रव और ठोस की तुलना में अधिक होती है, नहीं, ये तो उल्टा हो गया। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, बिल्कुल। और ये क्या है, पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है, बिल्कुल सही बात है। दो नहीं होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए इसका मतलब ये गया, दो नहीं होना चाहिए इसका मतलब ये भी गया, दो नहीं होना चाहिए इसका मतलब ये भी गया। अब जो ऑप्शन बचा वही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन इसमें देखने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। और जो अपसर्व्य हृदय के द्वारा जो अपसर्व्य आवृत्ति उत्पन्न करी जा रही है उसके लिए एक मशीन का प्रयोग करते हैं जिसका नाम क्या है, स्टेथोस्कोप है। तो बस ये डाटा आप यहां से याद कर लीजिए। ऑलरेडी मैक और आपकी पराश्रव्य ध्वनिया ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो उस चीज को बस इतना डाटा आप याद कर लीजिएगा, ये अंडरलाइन करके और इसको गोल कर दीजिएगा, ताकि आप जब रिवाइज करें तो आपको याद रहे। जो कानों में लगाते हैं ना आला जिसको कहा जाता है, उसी की बात हो रही है। आगे देखेंगे, म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों पे क्या होना चाहिए, ध्वनि बढ़ना चाहिए। अरे ध्वनि बढ़ेगी तो और ज्यादा गूंज होगी, ध्वनि क्लियर नहीं आ पाएगी, डीजे की ध्वनि क्लियर नहीं आ पाएगी। ये कह रहा है ध्वनि प्रेषित करनी चाहिए, ध्वनि तो ऑलरेडी डीजे प्रेषित कर रहा है ना, या जो भी लाउड स्पीकर लगे हुए ऑलरेडी ध्वनि निकाल रहे हैं। कह रहा ध्वनि परावर्तित होनी चाहिए, परावर्तित होगी तो फिर से गूंज हो जाएगी। ये कह रहा ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए, बिल्कुल। जितनी ज्यादा ध्वनि को अवशोषित कर लिया जाएगा उतनी ही कम गूंज उत्पन्न होगी, और जितनी कम गूंज उत्पन्न होगी हमको कंसर्ट उतना ही बेहतर महसूस होगा, उतनी ही ध्वनि हमको क्लियर सुनाई देगी, और ये कहिए कि उतना ही ज्यादा आनंद आएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा अवशोषण उसमें ध्वनि का हो जाना चाहिए। जैसे आप YouTube स्टूडियो देख लीजिए, उसमें भी क्या किया जाता है, दीवारों पर फोम के गत्ते लगा दिए जाते हैं, ताकि क्या रहे, ज्यादा से ज्यादा ध्वनि को अवशोषित वो करते रहे। अधिकतर ठोस और ठोस सतहें ध्वनि को परावर्तित कर देती हैं, जबकि कोमल या नरम सतहें ध्वनि को अवशोषित कर लेती हैं। यदि म्यूजिक कंसर्ट के लिए निर्मित हॉल की दीवारें ध्वनि को परावर्तित करेंगी तो श्रोताओं को इको सुनाई देगी। इसलिए प्रतिध्वनि को कम करने के लिए हॉल की छतों और दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थों जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड या खुरदरे प्लास्टर अथवा पर्दे लगा दिए जाते हैं, ताकि कम से कम इको हो, कम से कम वहां पे गूंज हो। इस वजह से ऐसा किया जाता है। कह रहा है स्टेथोस्कोप में रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों में कैसे पहुंचती है। भाई ये ऐसे करके उसने हृदय पे लगाया, फिर यहाँ से एक ऐसे नली होती है, उसमें से फिर एक इधर के कान के लिए और एक इधर के कान के लिए, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो ध्वनि यहाँ से चली, यहाँ टकराई, फिर यहाँ अभी इधर मुड़ा होगा तो फिर ध्वनि भी मुड़ी होगी। इसका मतलब कभी यहाँ टकराई होगी, कभी यहाँ टकराई होगी, कभी यहाँ टकराई होगी, कभी तमाम बार टकराते टकराते गई होगी। ध्वनि टकरा के एक सतह से टकरा के जब वापस लौटती है तो इसे परावर्तन कहा जाता है। इसका मतलब
ध्वनि का कई बार परावर्तन हुआ होगा। इसका मतलब बहुविवर्तन के द्वारा, बहु अपवर्तन के द्वारा, बहु परावर्तन के द्वारा, ध्वनि के ध्रुवण के द्वारा। तो ध्रुवण की जो घटना है वो तो सिर्फ प्रकाश में देखने को मिलती है, ध्वनि में कोई ध्रुवण नहीं होता है। तो इसका मतलब बहु परावर्तन के द्वारा, क्योंकि इस आला में क्या हुआ होगा, बार बार वो टकरा टकरा करके दीवारों से वापस लौटी होगी। ध्वनि के बहु परावर्तन के द्वारा रोगी के जो दिल की आवाज है वो डॉक्टर के कानों में पहुंचती है। तो डॉक्टर के कानों तक ध्वनि के बहु परावर्तन के द्वारा ये धड़कन की आवाज पहुंचती है। स्टेथोस्कोप एक चिकित्सीय यंत्र है जो शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय और फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने के काम में आता है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी ध्वनियों को भी सुन सकता है। इसमें रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टर के कान तक पहुंचती है। ऑलरेडी हमने इसको एक्सप्लेन भी कर लिया था। मनुष्य की सभ्यता की सीमा क्या है, ये ऑलरेडी क्या है, हमारी थ्योरी से रिलेट करता है। 20 से लेके 20,000 की हर्ट्ज की जो ध्वनि है उसको हम सुन सकते हैं। इससे नीचे वाली अपश्रव्य होती है उनको भी नहीं सुन सकते, इससे ऊपर वाली पराश्रव्य होती है उनको भी नहीं सुन सकते हैं। तो ऑलरेडी ठीक है। तो बाकी ध्वनियों को मनुष्य के द्वारा नहीं सुना जा सकता है। पराश्रव्य ध्वनियां वो ध्वनियां होती हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। ये भी थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, इसको उत्पन्न करने के लिए गाल्टन की सीटी या पीजो वैद्युत इफेक्ट, जो क्रिस्टल क्वार्ट्ज के क्रिस्टलों में कंपन उत्पन्न करके इनको क्या किया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जाता है। और इसके द्वारा क्या किया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में भी इन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में मैंने बता दिया था, सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसमें बॉडी के अंदर के पार्ट्स का क्या किया जाता है, फोटो खींचा जाता है। अथवा पथरी के इलाज में या पथरी को तोड़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्यूमर के इलाज में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उद्योगों में पेंट वगैरह को हटाने के लिए, हवाई जहाजों पे, जहां पे जैसे हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं वहां पे धुंध को हटाने के लिए भी इन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखेंगे एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। ईसीजी या ईईजी, एक्सरे, ईसीजी, इन सब में तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रयोग किया जा रहा है। सोनोग्राफी होती है जिसमें पराश्रव्य का प्रयोग किया जाता है। और सोनोग्राफी का मतलब होता है बॉडी के अंदर के चित्रों को देखना, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, सोनोग्राफी कहलाता है, जिसमें पराश्रव्य ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए बच्चे की मूवमेंट, बच्चे की क्या पोजीशन है, क्या लोकेशन है, गर्भ में बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सोनो